हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। उससे पहले हमने ईएम वेव थ्योरी पढ़ी थी मैक्सवेल की। तो अल्टीमेटली लाइट के बारे में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि एक लाइट किसकी तरह वर्क करता है, वेव की तरह वर्क करता है, और दूसरा लाइट पार्टिकल या पैकेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जो है लाइट की वो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुई, कुछ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुई। तो इसके बेसिस पे डुअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। ठीक है, तो डुअल नेचर क्या बोलता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept some property of light explain with wave theory, hence some property are similar to light, similar to wave, while some property similar to particle. This concept is known as dual nature of light. ठीक है, क्या हुआ कि आपकी जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी लाइट की कुछ प्रॉपर्टी वेव जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल जैसी होती हैं। इसी कंबाइंड इफेक्ट को या इस कंबाइंड थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो इस नेचर, लाइट के इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या हुआ? डुअल नेचर ऑफ लाइट आने के बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो नेचर है वो हमारी मदर है, वो हमारे साथ सिमेट्री देती है। अगर उसने लाइट को डुअल नेचर दिया है तो पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक वेव एसोसिएट होती है। उस वेव को उन्होंने बोला मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो अगली हेडिंग लिखेंगे डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली there is a wave associated with moving particle. There is a wave associated with moving particle known as matter wave or de Broglie wave। ठीक है, whose wavelength depends on the momentum of particle। ठीक है, it is not electromagnetic wave। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है
तो उससे क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। उस वेव को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव बोलते हैं। उस मैटर वेव की या डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ होती है वो पार्टिकल के मोमेंटम पर डिपेंड करती है। और ये जो वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। कितना होता है इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू आपको बता चुका हूं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पी क्या होता है, पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो P बराबर क्या हो जाएगा mv, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन mv, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं कि एनर्जी के टर्म में अगर इसको ले जाए कि एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, वो अगर अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम का मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, एम ई बराबर 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो 2m ई बराबर पी स्क्वायर, तो P बराबर रूट में 2m ई, ठीक है। ये आपका मोमेंटम हो जाता है किसका, पार्टिकल का, ठीक है। तो आपका लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट में 2m ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। फोर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। E बराबर क्या होता है, Q इंटू वी, ठीक है। तो आपका लैम्डा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, H अपॉन रूट में 2m⁴v, ठीक है। ये आपका चार्ज पार्टिकल के लिए है। अब चार्ज पार्टिकल में जनरली जो आता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, Q कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, M कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। H की वैल्यू आपको पता ही है, तो अगर मैं ये वैल्यू उठाकर यहां पर रखता हूं, किसमें, फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करने के बाद अपन बात कर रहे हैं, इधर ही कर देता हूं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट में v वेरिएबल आएगा पोटेंशियल, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, मतलब यूनिट को सॉल्व करके एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है जब उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है। 4 प्रोटॉन, ठीक है, 4 प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन में क्या होता है, चार्ज तो उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास कितना हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो लैम्डा अगर निकालते हैं तो वो आता है 0.287 रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ ली, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया जो किसने प्रपोज किया था, डी ब्रॉगली ने, ठीक है। मैटर वेव पढ़ लिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ ली और उसके लिए वेरियस फॉर्मूले पढ़ लिए। इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल आते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है।
स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? When light or radiation coming from an object passes through prism or spectrometer, then band of radiation then ऐसा लिख सकते हैं, then radiation are arranged in increasing or decreasing order of frequency or wavelength. This arrangement is known as spectrum. ठीक है, यानी किसी भी बॉडी से जो लाइट आ रही है उसको आपने किससे पास किया? प्रिज्म से पास किया या स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, तो वो सारे रेडिएशन क्या होते हैं? एक बैंड के फॉर्म में या एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। वो पैटर्न या तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या फिर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये वापस से 3 टाइप का होता है और ये भी वापस से कितने 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप का होता है? एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। ये भी यही 3 टाइप का होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन्हीं टाइप का ये स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, देखो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पाऊंगा, मैं केवल आपको समझा देता हूं कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें भी फिर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो उनका एग्जांपल कौन कौन सा होता है। तो समझिए क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है वो लाइट इमिट कर रही है, ठीक है, जैसे सन हुआ, बल्ब हुआ, कोई भी बॉडी है जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट को इमिट कर रही है, तो उससे इमिट होने वाली लाइट को डायरेक्ट आप स्पेक्ट्रोमीटर पे डाल दो या प्रिज्म पे डाल दो, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो when light emitted from any source is passed through spectrometer directly, then the spectrum obtained is known as emission spectrum। ठीक है, इसमें 3 टाइप का होता है, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और आपका बैंड स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम
द कलर आर सो कंटिन्यूस दे मर्ज इन ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोलर स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें सारे कलर क्या होते हैं, एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। आपने रेनबो देखा होगा तो आपको ये पता नहीं चलता कि कब रेड खत्म हुआ, कब ऑरेंज चालू हुआ, कब ऑरेंज खत्म हुआ, कब येलो चालू हुआ। वो सारे कलर एक दूसरे के बाद मर्ज होने लगते हैं, उनमें डेफिनेट बाउंड्री लाइन नहीं होती। उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देयर द स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइन आर प्रेजेंट आफ्टर ईच रेडिएशन इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब एक रेडिएशन आया, उसके बाद डार्क लाइन, फिर दूसरे कलर का रेडिएशन आया, फिर डार्क लाइन। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, सोलर स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब कोई एटम एक्साइटेड होता है उसके बाद जो रेडिएशन मिलते हैं, उन रेडिएशन को आप प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या हो जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, द स्पेक्ट्रम इन विच radiation are present in band of set of color then the spectrum is known as band spectrum। मतलब उसमें क्या होता है, पहले एक कलर का बैंड मिलता है, फिर डार्क लाइन, फिर एक बैंड मिलता है, फिर डार्क लाइन, फिर बैंड मिलता है, फिर डार्क लाइन। तो उस टाइप का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, आपका बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसका एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मतलब कोई मॉलिक्यूल को एक्साइटेशन के बाद रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब सोर्स से इमिट होने वाली लाइट को अगर डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर से पास कर रहे हो तो जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो आपका क्या हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्या होता है, व्हेन द लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इज पास थ्रू अ मीडियम then sent to spectrometer, then the spectrum is known as absorption spectrum because some of the radiation absorbed by the medium is known as absorption spectrum। अब होता क्या है, कुछ नहीं किया, सोर्स है, बल्ब है, सन है, उससे लाइट निकली, वो क्या पहले किसी मीडियम से गई, तो वो मीडियम करता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी रेडिएशन पास हो जाएंगे। अब ये जो बचे हुए रेडिएशन है, तो जब इनको स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे तो स्पेक्ट्रम जो मिलेगा उसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए उनकी जगह पर क्या मिलेगी, डार्क लाइन मिल जाएगी। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये वापस से तीन टाइप का हो जाएगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। ये तीन टाइप का। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको अपन बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग आती है बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, या पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर के एटॉमिक मॉडल के क्या पोस्टुलेट है, क्या पॉइंट है, ठीक है। जो नया मॉडल है ये काफी सक्सेसफुल रहा, इसने काफी चीजें एक्सप्लेन की, उसमें भी कमियां रह गई थी, तो आपका मॉडल एटॉमिक मॉडल जो होता है वो भी आपका डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल वाला। बोर्स एटॉमिक मॉडल या पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट मतलब मॉडल के ही पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। तो पोस्टुलेट आता है तो कई लोग सोचते हैं एडवांटेज पूछिए, कई लोग लिमिटेशन पूछते हैं। अगर आपसे पूछता है राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो पूरे बोर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स atomic model first atom consists of complete charge
complete positive charge and mass at center of atom known as nucleus and electron revolve around the nucleus in circular ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एटम है उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज और जो मास है वो एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो कई लोग बोलेंगे सर ये तो आपके रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन रदरफोर्ड ने बाकी की चीजें नहीं बोली थी। सेकंड, these orbit have definite energy means while revolving in these orbit electron does not emit or absorb energy। ठीक है, बोर ने क्या बोला, बोर ने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट होती है इनकी एनर्जी फिक्स रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी गिवन ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है, तो वो जब तक उस ऑर्बिट में रहेगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन हो जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, क्योंकि वो ना तो एनर्जी इमिट कर रहा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए काम है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई हम न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो उसको KLMN नाम की ऑर्बिट अपन ने दिया गया कि भाई KLMN ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जिनकी एनर्जी भी अपन फिक्स फॉर्मूले से निकालते हैं, बाद में बात करेंगे अपन। अगला थर्ड आता है, the electron revolve only in those circular orbit in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को किससे नोट करते हैं, mvr से डिनोट करते हैं। तो mvr क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यानी n h/2π। ठीक है, यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n बराबर 1 तो k सेल 2, l सेल
3m सेल और 4n सेल। तो n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर 1 है तो k सेल हो जाएगी, 2 है तो l सेल हो जाएगी, और 3 है तो m सेल हो जाएगी, और 4 है तो n सेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पोस्टुलेट बोलता है कि भाई ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई जो एटम है वो एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो फिर भैया हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी रेडिएशन कैसे मिलते हैं? ठीक है, तो जब स्पेक्ट्रम मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। कहां से? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को इमिट करता है या एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। तो 4 पॉइंट क्या बोलता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू another orbit, one orbit to another orbit, then it emit or absorb, energy in the form of रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को या तो इमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, दिस, अगला पॉइंट आएगा, दिस एनर्जी इज इक्वल टू difference of energy of orbit. This energy is equal to difference of energy of orbit. तो ये जो एनर्जी इमिट और एब्सॉर्ब हो रही है इसकी वैल्यू उन ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? En2 माइनस En1। ठीक है, तो N2 जो जिस ऑर्बिट में गया, N1 जिस ऑर्बिट से गया है, वो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ये हो जाएगा। अच्छा, ये किसके फॉर्म में निकलती है? रेडिएशन के फॉर्म में। और रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसने बताया? प्लांक ने बता दिया। ठीक है, तो यहां से ये जो डेल्टा E हो जाएगा वो hν के बराबर हो जाएगा। hν क्या हो जाएगा? En2 माइनस En1 हो जाएगा। तो कई बार फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसमें h का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा En2 माइनस En1 अपॉन h। अब ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितनी होती है वो अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल या पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन 12th में आप फिजिक्स में ये दोबारा पढ़ेंगे, तो इनको अभी से अच्छे से पढ़ लेना। फॉर्मूले जितने भी हैं अच्छे से याद कर लेना, काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप बिना झिझके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ लिया? बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या? इन
determination of atomic radius, ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या रेडियस ऑफ, ऐसा लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस आपको निकालनी है, ठीक है। और अगर लास्ट ऑर्बिट पता है तो एटम की रेडियस भी आप बता सकते हो, क्योंकि जितनी रेडियस लास्ट ऑर्बिट की होगी वही आपकी एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं लेट एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z in which last electron revolve in nth orbit, ठीक। तो अपन ने क्या किया, ये एटम लिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है Z, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Z इंटू E, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हो जाएगा Z इंटू E, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कितनी रेडियस पे, r रेडियस की, ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वो किससे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से निकालेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। तो जिन्होंने 10th में फिजिक्स मेरे से पढ़ा हुआ है वो अच्छे से जानते हैं कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो चार्ज है वो E है, यहां पर चार्ज कितना ZE है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर नीचे आएगा और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है K, तो F बराबर KE अपॉन R स्क्वायर, या अपन ऐसे लिख सकते हैं F बराबर KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दिस फोर्स इज act as सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन अटेन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। क्या हो जाएगा, mv²/r, m मास हो जाता है पार्टिकल का, v वेलोसिटी हो जाती है और r क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KZE² अपॉन R स्क्वायर बराबर mv² अपॉन R, एक R से एक R कैंसिल, तो यहां से क्या मिल जाएगा, mv² बराबर KZE²/R, ठीक है। अब बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो mvr बराबर nh/2π,
तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये v की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे इक्वेशन थर्ड, v की वैल्यू कहां पर रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो ये हो जाएगा आपका m, v स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर के z e स्क्वायर अपॉन r। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होगा आर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड या के जेड ई स्क्वायर। तो आर बराबर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। के क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन, वो अभी आपने 11th में नहीं पढ़ा इसलिए मैंने वो वैल्यू नहीं बताई। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये बच जाएगा। अब यहां पर एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, के भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, तो ये पूरा फिक्स है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आर बराबर आता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, और पिकोमीटर में चाहिए होता 52.9 या 0.53 भी लिख सकते हैं। तो ये आर की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, किसी ऑर्बिट के लिए रेडियस जो होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। ठीक है, अब इन पर क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एटम तो सेम है, अलग अलग ऑर्बिट है, पहली और दूसरी ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो। तो आपका जो आर n1 अपॉन आर n2 फोर सेम एटम क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, n स्क्वायर के, इस पर न्यूमेरिकल पूछ ली जाती है। जैसे पहली ऑर्बिट की रेडियस दे दी, तीसरी की पूछी, तो पहली मतलब n1 की वैल्यू क्या हो गई 1, n2 की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 ये पूछा, ये दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं किसका, r का n के साथ, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पैराबोला आएगा। r का ग्राफ बनाता हूं मैं किसके साथ, n स्क्वायर के साथ, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ठीक है, ये आपके किसके लिए हो गया, 4 सेम एटम के लिए। ठीक है, 4 डिफरेंट एलिमेंट, 4 सेम ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी ऑर्बिट सेम है, एलिमेंट अलग अलग है। तो उस केस में जो आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड के। तो r1 अपॉन r2 बराबर z2 अपॉन z1। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखते हैं किसका, r का
किसके साथ, जेड के साथ, तो हाइपर बोला होगा, यानी जेड वाला बढ़ाने पे आर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो साइज कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एटम, फॉर डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एटम, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 या Rn1 अपॉन Rn2 क्या हो जाएगा, यहां पर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1, n एक ही ऑर्बिट होती है तो n भी क्या हो जाएगा, 1। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, ये दे दी जाती है, लिथियम की पूछ लेंगे तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर n कौन सा पूछा है, आयनाइज स्टेट देख लेना, n2+ पूछा है या n1+ पूछा है, क्या पूछा, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको करना रहेगा। तो ये अपन ने रेडियस निकाला किससे, बोर्स एटॉमिक मॉडल से। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। क्या होता है, स्कूल वाले इतना ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि आपका जो 11th क्लास है वो लोकल क्लास है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आगे जाके आप देने वाले हो, वहां पर इस पे भर भर के न्यूमेरिकल पूछते हैं। इवन फिजिक्स में भी ये चीज आपको दोबारा से पढ़नी रहेगी, तो बिल्कुल आप याद कर लेंगे। और ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे कि R बराबर क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर बाय z। ठीक है सर, इतना आसानी से याद नहीं होगा जितनी आसानी से आप बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो ये दिक्कत देगा, क्योंकि अगला जो डेरिवेशन अपन करेंगे उसमें ये डायरेक्ट में यूज करने वाला हूं। तो बेटर है कि आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, फिर डी ब्रॉगली वेव पढ़ा, मैटर वेव पढ़ा, और उसके बाद डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ा। ये आपका कौन सा, वो इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा। फिर आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े, वो आपको याद होने चाहिए, आपके स्कूल में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें अपन ने क्या निकाला, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ एटम निकाला। इन फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं।